तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हमारी आज की कहानियां सच कहूं तो बेहद ही लाजवाब है। शॉर्टकट में बताऊं तो यूं समझिए, ये नहीं सुना तो क्या सुना। मुझे पूरी उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानियां जरूर पसंद आएगी। बस आप अगर पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी की जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम अभिषेक मीणा है। मैं कारपेन का रहने वाला हूं और आज जो कहानी मैं आप सभी को बताना चाहता हूं वो मेरे और मेरे दोस्तों के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों दरअसल बात उन दिनों की है जब मैं और मेरे दोस्तों ने अपने गांव की नदी की तरफ पार्टी करने का सोचा था। उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे तो हमने सोचा कि वहां पर रात के 8 बजे चलेंगे और फिर वहां से ठीक 11 बजे तक घर आ जाएंगे। हम ये सब सोच ही रहे थे कि तभी मेरे दोस्त ने, जिसका नाम विजय है, उसने बोला कि वहां पर तो भूत प्रेतों का वास है, इसीलिए हमारा वहां रात में जाना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। उसकी बातें सुनकर मेरे दोस्त बंटी ने कहा कि ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं तो इन पर बिल्कुल यकीन ही नहीं करता हूं। हालांकि दोस्तों मैं भी इन बातों पर यकीन नहीं करता था, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर विजय को वहां जाने के लिए राजी कर लिया। इसके बाद हमने कुछ खाने पीने की चीजें ली और 8 बजे तक जाने के लिए सारी तैयारियां कर ली थी। लेकिन विजय थोड़ा घबराया हुआ सा था। वैसे हमने ऐसे भूत प्रेतों के किस्से कहानियां सुनी तो बहुत थी, पर नदी के पास हनुमान जी का मंदिर भी तो था। उसकी वजह से हमारा हौसला बढ़ रहा था। इसी बीच हम नदी की तरफ चले गए थे। वहां पर हम तीनों ने बहुत मस्ती की, बातचीत करते हुए खाना भी खाया। हम लोग पार्टी में इतना खोए हुए थे कि हमें समय का अंदाजा ही नहीं हुआ। जब मैंने अपने फोन में समय देखा तो रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। इसके बाद मैंने अपने दोस्तों से कहा कि भाई अब हमें घर चलना चाहिए, हमें काफी देर हो चुकी है, चलो अब यहां से चलते हैं। लेकिन तभी बंटी ने कहा कि रुको भाई, अभी थोड़ी देर में चलेंगे, जरा मैं टॉयलेट करके आता हूं। इसके बाद हमने उससे कहा कि ठीक है तू जा, हम तेरा यहीं पर इंतजार कर रहे हैं। बंटी उठा और टॉयलेट करने के लिए चला गया। लेकिन ये क्या, वो शमशान घाट के पास टॉयलेट करने चला गया था। वैसे हमने उससे बोला हुआ था कि तू ज्यादा दूर तक मत जाना, परंतु वो फिर भी वहां चला गया। उसे गए हुए अब 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया था। इसीलिए हम दोनों थोड़ा घबरा गए कि तभी अचानक से हमारे कानों में बेहद ही डरावनी सी आवाज पड़ी। हम दोनों हड़बड़ी से खड़े उठ गए और धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी हमारी नजर बंटी पर पड़ी। उसे देखकर हमें थोड़ी राहत मिली। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हम उसके करीब जा रहे थे तो हमने पाया कि वो एक कब्र के पास बैठा हुआ था और गाना गा रहा था। उसने अपनी पीठ हमारी तरफ कर रखी थी। हमने उससे कहा कि भाई यहां पर क्या कर रहा है, चल जल्दी से अब घर चलते हैं, वैसे ही हमें काफी ज्यादा लेट हो चुकी है। परंतु दोस्तों उसने हमारी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। यही सोचकर विजय उसके पास गया और विजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा ही था कि वो एकदम से पीछे पलटा। उसे देखकर हम दोनों बहुत डर गए थे। हमने देखा कि उसकी आंखें एकदम लाल सी थी और पूरा चेहरा अजीब गुस्सैल भरा हुआ था। हम कुछ करते कि इससे पहले उसने विजय को इतनी तेज धक्का दिया कि विजय वहां से 5 से 6 फुट की दूरी पर जा गिरा। मैंने तुरंत भागकर विजय को उठाया। बंटी की ये हरकत के बाद हम दोनों डर से कांप रहे थे और फिर हम दोनों वहां से हनुमान मंदिर की तरफ भागने लगे। पीछे पलटे तो बंटी भी हमारे पीछे पीछे आ रहा था। इसके बाद जब हम मंदिर के अंदर पहुंचे तो हमने पुजारी जी को आवाज लगाई। उनके आते ही हमने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने फौरन मंदिर के अंदर आने को कहा। जब बंटी मंदिर के पास पहुंचा ही था तो उन्होंने कुछ पत्ते उठाकर बंटी की तरफ फेंके, जिसकी वजह से वो चीखने चिल्लाने लगा। हालांकि वो थोड़ी ही देर बाद बिल्कुल ठीक हो गया था। तब जाकर पुजारी जी ने हमें बताया
कि तुम्हारे दोस्त ने किसी के कब्र के पास ये उल्टा काम किया था। कहते हैं कि 4 साल पहले एक आदमी उसी कब्र के पास गया था तो वहां कुछ गुंडों ने उसे मार दिया था। शायद तभी से उसकी आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और तो और अक्सर वो कई लोगों को परेशान भी करती रहती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आप लोगों से बढ़कर कोई नहीं जान सकता। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी अभिषेक की कहानी। इनकी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूं वो मेरे साथ घटी एक घटना है। वैसे ये बात उन दिनों की है जब मैं 2nd ईयर कॉलेज में पढ़ रही थी। कॉलेज के साथ साथ मैं नौकरी भी कर रही थी। एक दिन की बात है, हुआ यूं कि हम सभी ऑफिस के स्टाफ वालों ने पार्टी करने का सोचा। उस समय नवंबर का महीना था, महीना ठंड का था, इसीलिए हम सोच रहे थे कि हम पार्टी कहां पर करेंगे। उसी बीच हमारे ग्रुप में एक लड़की थी जो फैमिली बैकग्राउंड से हम सब में सबसे अमीर थी। उसने हमसे कहा कि मेरे पिताजी का एक फार्म हाउस है, हम सब वहां पर पार्टी कर सकते हैं और तो और वो जगह शहर से काफी दूर है तो हमें वहां कोई परेशान भी नहीं करेगा। दोस्तों उस वक्त तक तो मैंने कोई फार्म हाउस देखा भी नहीं था, इसीलिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। उस लड़की का फार्म हाउस हाईवे के रोड से काफी अंदर की तरफ जंगल के पास था। जब हमारी वहां पर जाने की पूरी प्लानिंग हो गई तो मैंने अपने घर आकर अपनी वहां से जाने की परमिशन ले ली थी। आखिरकार जिस दिन हमारी पार्टी थी वो दिन भी आ ही गया था। पार्टी तो रात के 8 बजे थी और हम सभी ऑफिस के दोस्त फार्म हाउस के लिए निकल गए थे। हम सब कुल मिला के 12 लोग थे, कुछ लड़कियां और कुछ लड़के। जब हम हाईवे पर पहुंचे तो मैंने देखा और सोचा कि ये तो जंगल जैसा लग रहा है। अंधेरा भी काफी हो चुका था, वो इलाका एकदम सुनसान सा लग रहा था। कहीं रोड पर कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी। हम बस अपनी गाड़ी की रोशनी से ही आगे बढ़ रहे थे। बस कुछ ही अंदर जाते जाते मेरी दोस्त का फार्म हाउस आ गया। वहां पहुंचकर हमें तो काफी अच्छा लग रहा था। हम सभी उसके अंदर जाते ही मस्ती करने लगे। फिर जब 9 बज चुके थे तो हमने तुरंत खाना भी गर्म किया और सब लोग मिलकर खाने भी लगे। इसी बीच कुछ लोग तो म्यूजिक चलाकर नाच भी रहे थे। फिर जब मैंने घड़ी में समय देखा तो 10:30 बज गए थे। मैंने सभी से कहा कि अरे यार काफी देर हो गई है, चलो अब घर चलते हैं। उस वक्त सबने मुझे कहा कि हम तो यहाँ कुछ देर और रुकेंगे, तुम्हें जाना हो तो चले जाओ। दोस्तों उनकी बातों से ये साफ लग रहा था कि ये 2-3 घंटे से पहले यहाँ से निकलने नहीं वाले। इसीलिए मैं वहां से अपनी स्कूटी लेकर घर की ओर निकल पड़ी। फार्म हाउस से निकलने के बाद मैंने देखा कि अब तो पहले से भी ज्यादा अंधेरा और एकदम खाली और सुनसान रोड थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। पर मैं अपनी स्कूटी की रोशनी से आगे बढ़ते जा रही थी। कुछ दूर पहुंचते ही मेरी स्कूटी अपने आप बंद हो गई। तब मैं सोचने लगी कि अब इसको क्या हो गया। इसके बाद मैं बीच रोड पर अपनी स्कूटी को खड़ा करके चेक करने लगी कि आखिर इसमें दिक्कत क्या आई है। इसी बीच अचानक ही मेरी स्कूटी की चाबी नीचे गिर गई। अंधेरा होने के कारण मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर मैंने अपने फोन की लाइट चालू की और चाबी को ढूंढने लगी। कुछ देर बाद मुझे चाबी मिल गई। सच कहूं तो उस समय तक तो मुझे जरा सा भी डर नहीं लगा। जब मैंने चाबी को स्कूटी में लगाई तो स्कूटी चालू हो गई। मैं धीरे धीरे हाईवे की तरफ जाने लगी। इसी बीच मैंने एक बात नोट की और वो ये कि मेरी स्कूटी का वजन भी काफी ज्यादा हो गया था। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे पीछे बैठा हो। पर मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने घर पहुंचने पर ध्यान दिया। इसी चक्कर में मैं स्कूटी भी काफी तेज चलाने लगी। मैं करीबन आधे घंटे के बाद में अपने घर पहुंच गई थी। घर पहुंचकर मैंने पाया कि सभी लोग सो रहे थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में गई और फ्रेश होने के बाद सोने लगी। उस वक्त मेरी माँ और मेरा भाई बेड पर सोए हुए थे, तो मैंने अपना बिस्तर नीचे जमीन पर लगाकर सो गई। लेटने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर 10 मिनट के बाद मैंने अपनी आंखें बंद की तो मेरे कानों में किसी के सांस लेने की आवाजें आने लगी। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोली और अपने आसपास देखने लगी, पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैंने दोबारा अपनी आंखें बंद की
लेकिन फिर भी मुझे वैसा ही महसूस होने लगा। ऐसा लगातार कम से कम 5 से 6 बार हुआ। इसके बाद मैं डर गई। मैं अपनी माँ को आवाज लगाने की सोच रही थी, पर मेरे हाथ पैर एकदम से जकड़ गए थे, मानो किसी ने जोरों से मेरे हाथ पैर पकड़ लिए हो। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी और ना ही मेरे गले से कोई आवाज निकल रही थी। मैं सोचने लगी कि अब क्या करूं, कि तभी मैंने अपने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। जैसे ही मैंने हनुमान जी का नाम लेना चालू किया, मानो ऐसा लगा कि मेरे पास से कोई चीज तेजी से भागकर घर से बाहर चली गई। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था और फिर रात भर मैं आराम से सो गई। अगली सुबह मैंने माँ को रात की घटना के बारे में बताया। माँ ने तुरंत मंदिर से राख का टीका लगाकर कहा कि आगे से कभी भी देर रात और सुनसान जगह से बिल्कुल मत आना। दोस्तों, इसी के साथ मेरा एक और किस्सा है। उस वक्त मैं बहुत छोटी हुआ करती थी। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी और हमारा स्कूल घर से काफी दूर था, तो मैं हमेशा ही घर से जल्दी निकल जाती थी, क्योंकि मैं अक्सर पैदल ही जाया करती थी। मैं पूरे रास्ते खेलते मस्ती करते हुए जाती थी। दोस्तों, मैं एक बात आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल के पास एक काफी मशहूर बगीचा है। उसमें झूले और काफी अच्छे अच्छे फूल पौधे लगे हुए हैं। उन दिनों वहां काफी अच्छे अच्छे फूल और पौधे लगे हुए थे। मुझे फूलों से काफी प्यार था, लेकिन हमेशा मेरे घर वाले मुझे डांटते रहते थे कि खबरदार उस बगीचे में गई तो। इसी वजह से मैं हर रोज आते जाते उस बगीचे को बाहर से ही देखती थी। मेरे पिताजी उस समय फौज में थे, तो हमारी देखभाल मेरे चाचा जी करते थे। एक बार हमें स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई, तो मेरे मन में अचानक ख्याल आया कि आज बगीचे में जाती हूँ। वहां जाकर कुछ देर खेलने के बाद वापस घर लौटकर चली जाऊंगी। बस फिर क्या था, मैं उस बगीचे के अंदर चली गई। पहले तो मैंने बगीचे में जाकर सुंदर सुंदर फूल तोड़े और अपने सर पर लगा लिए। फिर थोड़ी देर वहां खेला भी। झूला झूलने में तो मुझे बहुत मजा आ रहा था। इसी वजह से मुझे समय का पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। फिर मैं वहां से घर के लिए निकल गई। जब मैं घर पहुंची तो देखा कि चाचा जी घर के बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे। जब मैं उनके करीब पहुंची तो उन्होंने मुझे सीधा 2 थप्पड़ मार दिए और चिल्लाकर बोलने लगे कि तू इतनी देर से कहां थी। मैंने कहा कि मैं बगीचे में झूला झूल रही थी। इतना कहते ही चाचा जी ने मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया और मेरी माँ को कहने लगे कि खबरदार जो इस वॉशरूम का दरवाजा खोला, आज इसे अंदर ही रहने देना, इसको तभी अक्ल आएगी। इतना कहकर वो अपने घर पर चले गए। मैं वॉशरूम में बैठकर काफी देर तक रोती रही। मैं लगातार ये भी कह रही थी कि माँ अब से ऐसा नहीं करूंगी, आप प्लीज दरवाजा खोल दो। काफी देर रोने के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो मैं रोते रोते ही वहीं पर सो गई। काफी रात हो चुकी थी। तब चाचा जी आए और उन्होंने दरवाजा खोला। वो मुझे घर के अंदर लेकर गए और समझाया कि आज के बाद से स्कूल से घर और सीधा घर से स्कूल जाना, ध्यान रहे, अगर बगीचे में गई तो बहुत पिटाई करूंगा। इतना कहकर वो अपने घर पर चले गए। मैं तुरंत अपनी माँ के पास गई और उनसे माफी मांगी। कहा कि माँ मुझे माफ कर दो, अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगी। माँ ने कहा कि बेटा तेरे चाचा जी बुरे इंसान नहीं है। उस बगीचे में ना जाने की भी बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो तुम्हें मना कर रहे हैं। मैंने माँ से कई बार पूछा कि आखिर वजह क्या है, आप मुझे प्लीज बताइए। तब जाकर कहीं माँ ने बताया कि हमारे गांव के पास एक खाली बंद घर है जो तूने देखा है। ये बात उससे जुड़ी हुई है। वैसे काफी साल पहले की बात है। उस घर में भी लोग रहते थे और उसी घर में एक लड़की भी रहती थी जिसका नाम रोजा था। वो दिखने में काफी खूबसूरत थी। पूरे गांव में उसके जैसा खूबसूरत कोई भी नहीं था। एक दिन वो गलती से उस बगीचे में चली गई। वहां पर उसने खेलकूद किया, बगीचे के फूल भी तोड़कर अपने सर पर लगाए। उसे वहां पर काफी अच्छा लगने लगा। फिर वो हर रोज शाम के समय वहां पर खेलने जाया करती थी और आते समय उस बगीचे के फूलों को भी अपने साथ ले आती थी। उसके घर वालों ने उन दिनों उसकी ये हरकतों पर ध्यान नहीं दिया था। दिन बीतते गए, वो रोज रोज उस बगीचे में जाती। इसी बीच उस बगीचे में उसको एक लड़का मिला। वो भी रोज उस बगीचे में आता था और रोजा से मिलता था। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, वो आपस में मिलते रहे। इसी दौरान उन्हें प्यार हो गया था।
इसके बाद रोजा ने अपने घर वालों को बिना बताए उससे निकाह मतलब शादी कर ली थी। फिर जब उसके घर वालों को ये बात पता चली तो वो पहले तो काफी गुस्सा हुए, फिर बाद में उनकी शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि जब बच्चों ने ये कदम उठा ही लिया था तो पेरेंट्स को तो आखिर में ना चाहते हुए भी बच्चों की खुशी के लिए मानना ही पड़ता है। इसके बाद उन लोगों के शादी के कुछ दिनों के बाद पता नहीं क्यों पर रोजा का पति रोजा के घर में घर जमाई बनकर रहने लगा। और जब से रोजा का पति उनके घर में रहने लगा तो वो बिजनेस में काफी तरक्की करने लगे। उनके पिताजी का फ्रूट्स का बिजनेस था। ऐसे ही दिन बीतते गए, वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। सब लोग एक साथ काफी खुश थे। फिर रोजा के 2 बेटे जो कि जुड़वा पैदा हुए। दोस्तों, आप सभी तो जानते ही हैं कि गांव में तो सभी जल्दी उठ जाया करते हैं और उठने के बाद काफी चहल पहल भी शुरू हो जाती है। एक दिन हुआ यूं कि गांव का एक आदमी सुबह सुबह टहल रहा था। उसने देखा कि रोजा का पति कहीं से आ रहा है। वो ये बात कई दिनों से नोट कर रहा था। उसका पति कहीं से आता है और फिर घर जाता है। ये देखकर उस आदमी को कुछ शक सा हुआ। तब उसने ठाना कि मैं इसके बारे में पता लगा कर रहूंगा। इसके बाद एक दिन उस आदमी ने उसका पीछा करने का सोचा। वो ठीक रात के 12 बजे रोजा के घर के पास छिप गया था। फिर रोजा के पति ने देखा कि जब सब सो गए हैं तो वो चुपके से घर से बाहर निकला और कहीं जाने लगा। वो आदमी उसका पीछा करते जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रोजा का पति कब्रिस्तान पहुंच गया। वो आदमी भी सोच में पड़ गया था कि कोई इंसान इतनी रात को यहाँ क्यों जाएगा। वो दूर से ही रोजा के पति को देखने लगा कि आखिर वो कर क्या रहा है। रोजा का पति कब्रिस्तान के अंदर जाकर एक कब्र के पास जाकर रुक गया। कुछ देर वो उस कब्र पर ही बैठा रहा और फिर उस कब्र को खोलकर उसके अंदर सो गया। ये सब देखकर वो गांव का आदमी डर गया और सोचने लगा कि अभी इस वक्त किसी के घर पर जाना सही नहीं है। कल सुबह जल्दी ही सबको ये बात बतानी होगी। फिर वो आदमी वहां से चला गया था। अगली सुबह वो आदमी रोजा के घर पर आया और सबको जगा दिया। सबसे कहने लगा कि आप सभी को पता भी है कि जमाई करता क्या है। क्या तुमने कभी पता किया कि वो रात के समय कहां जाता है? रोजा के घर वालों ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो? जो कहना है साफ साफ कहो। इसके बाद उस आदमी ने रात में जो कुछ भी देखा उसके बारे में सब कुछ बता दिया। फिर रोजा के पिताजी ने कहा कि ये हमारे घर का मामला है, हम खुद ही इस बात की तहकीकात करेंगे। ऐसे ही किसी बाहर वालों की बातों पर विश्वास करके हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। रोजा के पिताजी की बात सुनकर वो आदमी अपने घर चला गया। वो जाते जाते कह गया कि ठीक है, आप कीजिए जो करना है, पर जल्दी ही कीजिएगा, कहीं ये ना हो काफी देर हो जाए। दोस्तों, ठीक उसी रात हुआ यूं कि जब घर में सभी सो रहे थे तो रोजा के पति ने देखा कि हाँ, सब सो गए हैं। वो घर से निकल गया। लेकिन उस रात रोजा के पिताजी जगे हुए थे। वो भी यही सोच रहे थे कि आज मैं देखता हूं कि आखिर उस आदमी की बातों में कितनी सच्चाई है। जब रोजा के पिताजी ने देखा कि उनका जमाई घर से निकल गया है तो वो भी ठीक उनके पीछे पीछे निकल गए। उसका पीछा करते करते उन्होंने देखा कि उसका जमाई सच में ही एक कब्रिस्तान के अंदर गया। वहां पहुंचकर वो एक कब्र पर जाकर बैठ गया और फिर इसके बाद उसे खोलकर अंदर जाकर सो गया। रोजा के पिताजी ने सोचा कि इस वक्त यहाँ ऐसी जगह पर बात करना ठीक नहीं, इससे तो कल सुबह ही बात करनी होगी। यही सोचते सोचते वो घर आ गए। जैसे ही अगली सुबह हुई तो रोजा के घर वाले सब जाग रहे थे। सब के सब उसके पति का इंतजार कर रहे थे। जब कुछ देर बाद उनका जमाई घर आया तो उसने देखा कि सब लोग जाग रहे हैं और उसी को घूर रहे हैं। तब वो घर के अंदर जाकर सबको कहने लगा कि आखिर बात क्या है, ऐसा क्या हुआ जो सभी लोग मेरी तरफ घूर रहे हैं। तब जाकर रोजा के पिताजी ने कहा कि तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो, और ये रोज कब्रिस्तान जाने का आखिर क्या मतलब है। ये बात सुनकर उनके जमाई ने कुछ नहीं बोला, बस अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया। रोजा के पिताजी के काफी बार पूछने के बाद भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब जाकर सब गुस्सा हो गए और कहने लगे कि तुम सच बताओगे या फिर गांव वालों को बुलाएं, और साथ में मौलाना साहब को भी। मौलाना जी का नाम सुनते ही उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि नहीं नहीं,
किसी को भी मत बुलाओ। इसके बाद रोजा के पिताजी ने कहा, फिर तुम हमें सच बताओ। दोस्तों, उसने जो बताया उसे सुनने के बाद सबके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। उसने कहा कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक जिन्न हूं। मैं उस बगीचे में हजारों साल से रहता हूं। रोजा को मैं हर रोज देखता था। पिताजी, रोजा बहुत ही नेक और अच्छे दिल वाली है। मैं उससे प्यार करने लगा। इसी वजह से मैंने उससे शादी कर ली। मैं रोजा को सच्चे दिल से प्यार करता हूं। मैंने जो कुछ भी किया अच्छी नीयत से किया। मैंने कभी भी आपका या आपके परिवार वालों का बुरा नहीं चाहा। आप सभी बस मुझे रोजा के साथ रहने दो। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। दोस्तों, रोजा के पिताजी और उसके घर वाले कहने लगे कि इंसान और जिन्न का रिश्ता नामुमकिन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सबने मिलकर रोजा के पति से प्यार से कहा कि अगर तुम सच्चे दिल से रोजा को प्यार करते हो तो तुम यहां से चले जाओ। पर उसने कहा कि मुझे यहीं रहने दो, मैं कभी भी किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। पर रोजा के घर वालों ने कहा कि तुम खुदा के बनाए नियमों को भूल रहे हो, जिन्नों को इंसान की मदद और हिफाजत के लिए बनाया था। दोस्तों, जब उस जिन्न ने खुदा का नाम सुना तो वो अचानक गुस्सा हो गया और कहने लगा कि ठीक है, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं, लेकिन मेरे जो ये दोनों बेटे हैं मैं उनको भी अपने साथ लेकर जाऊंगा, देख लेना। दोस्तों, ये सब बोलते ही वो जिन्न वहां से एकदम गायब हो गया। रोजा अपने पिताजी के सामने बहुत ज्यादा रोई और रोते रोते कहने लगी कि मुझे मेरे पति के साथ रहने दो। काफी रोने के बाद वो चुप हो गई। फिर दोस्तों, उसी दिन हुआ ये कि आधी रात में रोजा के दोनों बच्चे हवा में उड़ने लगे और ये नजारा देख घर वाले देखते ही रह गए। दोनों बच्चे हवा में उड़े और घर के बाहर जाते ही दोनों ही गायब हो गए, जिसके बाद घर वाले रोते हुए रह गए। रोजा का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उस दिन के बाद रोजा पागल सी हो गई थी। हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो आज भी पागल खाने में ही है। इसी के कुछ दिनों बाद भी उसके घर वालों ने वो घर खाली कर दिया था, इसीलिए तुम्हें वहां जाने से मना करते हैं। दोस्तों, मेरी माँ ने जब मुझे ये सब बताया और कहा कि बेटी, ये सब सच्ची बात है, इस दुनिया में कई चीजें ऐसी होती है जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल होता है। साथियों, उस दिन के बाद से मैं उस बगीचे में कभी नहीं गई। हाँ, लेकिन आज भी बाहर से मैं उस बगीचे के अंदर झांकती हूँ तो सच में दिखता है कि झूला अपने आप झूल रहा है और पेड़ों की डाली भी अपने आप नीचे तक आ जाती है। न जाने आप इस कहानी को वहम समझे, ये तो मुझे नहीं पता, पर अगर आपको जरा सी भी सच्चाई लगती है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। पर इसी के साथ मैं अपनी तीसरी कहानी भी सुनाना चाहती हूँ, जो कि 4 साल पुरानी है। हमारे गांव में 2 या 3 बार बाबा जी का सत्संग करने आते हैं, इसीलिए हम सब भी उन्हें सुनने जाते हैं। तो जो बाबा जी 4 साल पहले आए थे, उन्होंने एक बात बताई थी जिसे हम सब सुनते ही रह गए और आज तक सोचते हैं कि कैसे कैसे लोग होते हैं। बाबा जी ने बताया कि उनके गुरु के साथ एक घटना घटी थी जो कि उन्होंने हमें सुनाई थी। बाबा ने कहा कि उनके गुरुजी के पास एक परिवार आया हुआ था। उनके बेटी के अंदर एक आत्मा थी। काफी जगह दिखाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। तब गुरुजी ने उसकी आत्मा को मुक्ति दी थी। जब वो परिवार आया तब तो उनकी बेटी की हालत बेहद ही ज्यादा खराब थी और जब अकेले में गुरुजी ने उस आत्मा को बोला कि तुम कौन हो, तो उस आत्मा ने कहा कि मैं इस लड़की का ही पिता हूँ, मैं मेरे ही परिवार से बदला लेने आया हूँ। गुरुजी ने उस आत्मा से कहा कि तुम ये सब क्यों करना चाहते हो, इन लोगों ने आखिरकार तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। दोस्तों, तब जो उस आत्मा ने गुरुजी को बताया, वो बात सुनकर गुरुजी हैरान हो गए और साथ ही दुखी भी हो गए। उस आत्मा ने बताया कि मेरा नाम राम है, मेरे परिवार में मेरी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। मेरा चमड़े का व्यवसाय था, हालांकि काम छोटा था पर हम सुखी थे। लेकिन बच्चे बड़े हुए तो उनकी जिम्मेदारी और उनकी जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में मैं अपनी दुकान में झूठ बोलने लगा। यहाँ तक कि दिन भर लोगों से झूठ बोलकर काफी पैसा कमाता था। ऐसा करते करते दिन गुजरते रहे। मैंने काफी लोगों से ठगी करके खूब पैसे कमाए। मेरे बच्चे बड़े हुए, मैंने उनको पैसे और ऐशो आराम में कोई कमी नहीं रखी। फिर मैंने अपनी दुकान भी बड़ी कर ली थी। दिन गुजर रहे थे। अक्सर बैठे रहने की वजह से मुझे शुगर की बीमारी हो गई।
ज्यादा मेहनत करने से मेरी तबीयत भी खराब होने लगी। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी मुझ पर कभी ध्यान नहीं देते थे। मेरी पत्नी पूरा दिन मायके में रहती और बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। मेरा बेटा पूरा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता था। किसी को भी मेरी नहीं पड़ी थी। एक दिन मैंने सबको बोला कि अब मेरे से दुकान में बैठा नहीं जा रहा, अब आप लोग मेरा धंधा संभालो। उस वक्त मेरे बेटे ने मेरी पत्नी को मना कर दिया। फिर मुझे ना चाहते हुए भी दुकान पर बैठना पड़ा। ऐसे ही एक दिन मेरी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण मेरी मौत हो गई। जब मेरी मौत हुई तो मेरी डेड बॉडी को हॉस्पिटल से घर लाया गया। घर पर सारे रिश्तेदार आए हुए थे, लेकिन मेरी बहन का आना बाकी था, जो कि दूसरे दिन आने वाली थी। तब मैंने देखा कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझे देखकर मुंह बनाते, मानो मेरे मरने का उन्हें कोई दुख ही ना हो। सबको पता होगा कि पिताजी के मरने के बाद बेटे के बाल काटते हैं। उस वक्त मेरी पत्नी ने सारे रिश्तेदारों को मना कर दिया कि बेटे के सर से बाल नहीं कटेंगे। जब रात हुई तो सभी लोगों का खाने का समय हो गया था। और ये बात तो आप सब जानते ही होंगे कि जब किसी के घर में मौत हो जाती है तो वहां पर तीखा और चटपटा खाना नहीं बनाते। जब सभी परिवार के लोगों ने सामने खाना खाया तो मेरे बच्चों ने कहा कि ऐसा खाना कौन खाए। वो अंदर किचन में जाकर पापड़ उठाकर सबके सामने खाने लगे। देर रात तक घर के सारे परिवार वाले मेरी डेड बॉडी के पास बैठे थे। तब मेरी पत्नी और मेरे बच्चे उठकर बेडरूम में आ गए और अंदर से कुंडी लगा ली। वो अंदर बातें करने लगे। मैं भी बेडरूम में गया और उनकी बातें सुनने लगा। मेरा बेटा बोला कि पिताजी को जला देते हैं, अजीब सी महक आ रही है और ये बाकी रिश्तेदार भी सर पर बैठे हैं। तब मेरी पत्नी ने कहा कि अब मैं क्या बोलूं, तेरे पिताजी को भी अभी मरना था, कुछ दिन और जिंदा नहीं रह सकते थे। देखो, एक जमीन के पेपर साइन करवाने थे, अब वो जमीन भी हाथ से चली गई। और तो और तेरे पिताजी की बहन इतनी बदतमीज है कि क्या ही बोले। इसके बाद वो कहने लगी कि एक रात की ही तो बात है बेटा, कल सवेरे होते ही ये सब चले जाएंगे। तो गुरुजी, जब मैंने ये सब सुना तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया। मैंने अपने परिवार वालों के लिए आखिरकार क्या नहीं किया और ये मेरे पीठ पीछे ये सब बातें कर रहे हैं। जब अगला दिन हुआ तो मेरी बहन आई और सब परिवार वाले मुझे अंतिम विदाई दे रहे थे। फिर कुछ दिनों बाद मेरे परिवार वालों में से किसी ने मेरी पत्नी को मेरी अस्थियां दी तो मेरी पत्नी ने परिवार वालों से कहा कि हमारे पास अस्थियां विसर्जन करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। उसने 500 रुपए दिए और कहा कि आप ही ये काम निपटाओ। जब परिवार वाले कार लेकर घर से निकले तो सब बोल रहे थे कि कैसा नालायक बेटा और बीवी है, हम क्यों इनकी जिम्मेदारी लें। इसीलिए उन्होंने रास्ते में एक पंडित जी को मेरी अस्थियां दे दी। उन्होंने 100 रुपए देकर कहा कि इन अस्थियों को विसर्जित कर देना। उस वक्त उस पंडित ने मेरी अस्थियों को एक नाले में डाल दिया और खुद शराब पीने के लिए चला गया। मेरे मरने पर मेरी ये दुर्दशा हुई है, इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर गुरुजी ने कहा कि राम, तुम शांत हो जाओ, तुमने पहले भी गलतियां की और अब भी गलतियां कर रहे हो, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मेरा तुमसे वादा है। दोस्तों, इसके बाद गुरुजी ने राम की पत्नी और उसके बच्चों को खूब डांटा। उनसे कहा कि तुम लोगों ने बहुत ही नीच और गंदा काम किया है। जो तुम लोगों ने गलती की है उसको सुधारो, वरना मैं तो क्या, कोई भी आपको नहीं बचा सकता। तुम लोग राम का अच्छे से श्राद्ध करो और उसका पिंडदान करो। हर रोज गीता का 7वां अध्याय पढ़ो, तब ही राम की आत्मा को शांति मिलेगी। दोस्तों, तब जाकर कहीं राम के परिवार वालों ने गुरुजी से बात की और उनसे माफी मांगी। तब जाकर गुरुजी ने आखिर में कुछ शब्द कहे, पैसा कमाने से कुछ नहीं होता, अपने परिवार को अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छे कर्म भी कभी खाली नहीं जाते। अब तुम लोग जा सकते हो। दोस्तों, जब मैंने ये घटना के बारे में सुना तो मैं घबरा गई थी। मैं सोचने लगी कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो कि अपने ही परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। बस यही थी मेरी 3 कहानियां। तो दोस्तों, देखा आपने, इनकी तीनों कहानियां बेहद ही लाजवाब और तारीफे काबिल है। मैं इनको दिल से सलाम करता हूं। साथ ही दोस्तों, इनकी सबसे आखिरी कहानी सबसे ही हटकर और एकदम इमोशनल कहानी है।
वैसे सच कहूं तो मैंने ये शब्द कई बार सुने हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जैसे भी हैं है तो मेरे पिताजी ही, और जैसी भी है तो मेरी माँ ही। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं रामपुर शहर का रहने वाला हूं और आज जो कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं वो मेरे दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि 2 दिन पहले से मेरा दोस्त अपने सर की पट्टी बंधवा के आ रहा था। उसके सर पर एक चोट का निशान भी था। मेरे उससे पूछने पर उसने बताया कि अभी कुछ दिन पहले जब यहाँ पर बारिश हो रही थी तब सुबह के समय वो जिम गया था। उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी। जब वो जिम से वापस लौट रहा था तो उस समय बारिश होने लगी, इसीलिए वो जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में शॉर्टकट वाले रास्ते से घर आ रहा था। लेकिन उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर कोई भी नहीं था, एकदम सुनसान रोड थी और उसी रास्ते पर एक घाट भी पड़ता है। तो वो साइकिल पर था। अचानक से उसकी साइकिल को किसी ने जोर से धक्का दिया, जिसके कारण उसका सर आम के पेड़ से जाकर टकरा गया। पर हैरानी की बात तो ये थी कि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। इसीलिए उसने चुपचाप अपनी साइकिल उठाई और सीधा अपने घर पर आ गया। उसका कहना है कि तब से वो अब तक उस शॉर्टकट वाले रास्ते से वापस जिम नहीं गया। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को अपना नाम नहीं बताना चाहता। वैसे मैं गुजरात का रहने वाला हूं और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, ये बात साल 2019 की है। एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार आया था। तब मेरी माँ मुझे एक आंटी के पास लेकर गई और उस आंटी को सारी बात बताई। तो उस आंटी ने मुझे एक गुलाब का फूल दिया और कहा कि इस गुलाब के फूल को घर जाकर खा लेना, तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। तो ठीक दोस्तों, जब हम घर वापस आए तो मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा आंटी ने मुझे करने को कहा था। मैंने वो गुलाब का फूल खा लिया। लेकिन सच कहूं तो उस गुलाब के फूल के जरिए मेरे अंदर चुड़ैल को डाल दिया था, क्योंकि मैं उसी रात को जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये देखकर मेरी माँ और मेरे पिताजी, घर के सभी लोग उठकर मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने देखा कि मैं बिल्कुल टेढ़ा हो चुका था, जो कि मैं आपको बातों के जरिए बता नहीं सकता। घर वालों ने किसी तरह मुझे शांत किया और चुपचाप सुला दिया। पर सच कहूं तो पूरी रात मुझे अजीब अजीब से सपने आते रहे। दोस्तों, फिर इसके दूसरे दिन माँ मुझे एक बाबा जी के पास ले गई। सच कहूं तो हैरानी तो हमें तब हुई जब बाबा जी ने सेम वो फूल वाली बात मेरे घर वालों को बताई। बाबा ने तुरंत मेरे ऊपर झाड़ा लगाया और मुझे 20 दिनों तक घर से बाहर जाने से मना किया। वहां से जाने से पहले उन्होंने मुझे एक ताबीज पहनने को दिया। दोस्तों, कहानी छोटी है पर यकीन कीजिएगा ये बिल्कुल सच्ची है। दोस्तों, हमने भी सोचा था कि उन आंटी से जाकर पूछें, पर हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे कि हम उनसे इस बारे में बात कर सकें। बस यही थी ये कहानी। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानियां। उम्मीद है आपको ये कहानियां जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानियां जरा सी भी पसंद आई हो तो कहानियों को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं तो मिलता ही रहूंगा आपको इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।